साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिम्बाब्वे का मैच हुआ भारत से। उसमें से सूर्य कुमार ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। यह सूर्य कुमार के लिए बधाई की बात है, वो स्वागत स्वागत करने योग्य बात है सूर्य कुमार की। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया इस समय अलग अलग तरह से अपनी काम करती है। कुछ लोग तो सूर्य कुमार जो यादव हैं उनकी बल्लेबाजी से प्रभावित होकर के सोशल मीडिया में अपनी बात कर रहे हैं और उनकी वाहवाही कही जाती है, उनका महिमा मंडल किया जाता है। लेकिन उसके साथ वहाँ पर यह भी देखा जाता है कि कुछ यादव समाज के लोग आर्य छत्रवंशी यादव का वर्चस्व दिखाया जा रहा है, उसकी जाति का महिमा मंडल किया जा रहा है। आर्य यादव चंद्रवंशी क्षत्रिय, क्या क्या उसमें जोड़ा गया, आर्य यादव चंद्रवंशी क्षत्रिय। तो भाइयों, इसमें ये सारी चीजें जोड़ने की जरूरत क्या है। आर्य जोड़ा जाता है, फिर चंद्रवंशी भी जोड़ा जाता है, क्षत्रिय जोड़ा जाता है, फिर यादव जोड़ा जाता है। तो मैं सबसे पहले यह अनुरोध करूंगा, ये खास करके वो ओम यादव की लाइन को, बहुत से ओम यादव के वैचारिक साथी हैं, भले वो ओम यादव जैसे संघ के एजेंट को ना जानते हों, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि भारत देश में जो सबसे ज्यादा जातिवाद का आरोप है, इस देश में जातिवाद का जो आरोप लागू हुआ यादव समाज के ऊपर लागू हुआ, वह तब लागू हुआ जब मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने इस देश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाई और यह साबित किया कि हाँ, जो पिछड़े वर्ग से आने वाली जो जाति है यादव समाज, उनमें से किस प्रकार रिप्रेजेंटेशन करते हैं लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने। और उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में एक राजनीतिक जड़ें मजबूत किया। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस जो मनवादी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ध्वस्त किया। तो उन्हीं को दबाने के लिए मनवादी मीडिया ने इन लोगों के ऊपर जातिवाद का आरोप लगाया। लेकिन आज उसी रास्ते पर, उसी मनवादी मीडिया के रास्ते पर चलते हुए ओम यादव ने आर्य चंद्रवंशी क्षत्रिय, अरे भाई, इतना अपनी जाति को गर्व करते हो। किसी व्यक्ति जाति के, चलिए बहुत जाति का गर्व करने का नशा है, तो जाति का गर्व कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन किसी के व्यक्तिगत जो टैलेंट है, उसकी गुणवत्ता है, आप उसको उसकी जाति से क्यों जोड़ रहे हैं। आप सूर्य कुमार यादव को जाति के जोड़ के हुए गर्व महसूस करते हैं। ऐसे ही सूर्य कुमार यादव ही नहीं, इस भारत देश में बहुत से यादव अच्छे खिलाड़ी हैं, दूसरी जाति के जो खिलाड़ी हैं। लेकिन हर व्यक्ति जो उस जाति से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के गुणवत्ता पर न ध्यान देते हुए उसकी जाति को महत्व देता है। यह हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। और खास करके ओबीसी के लोग, सवर्ण लोग जो हैं, मैं यादव खास करके, मैं यादव हूं, मैं अपने आप को इस विषय में बार बार बताना नहीं चाहता, मुझे और ना ही मुझको प्रमाण पत्र लेने की जरूरत है किसी मूर्ख से, ना किसी को देने की जरूरत है। लेकिन मैं यह बात जरूर बताना चाहूंगा कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गुणवत्ता का सम्मान नहीं करते, अरे गुणवत्ता का सम्मान नहीं करते, उनकी जाति का सम्मान करो। यदि अपने सूर्य कुमार यादव की जाति का सम्मान कर सकते हो तो बाबा साहब के भी जाति का सम्मान करिए। अगर आप अपने आप को जाति प्रधान की इस देश में रहते हैं, जाति प्रधान देश की बातें करते हैं। लेकिन आज सूर्य कुमार यादव चंद्रवंशी क्षत्रिय यादव, ये हम उसके अच्छे खेल की हमको प्रशंसा करने चाहिए, उसकी गुणवत्ता की प्रशंसा करने चाहिए। हम उसकी जाति का महिमा मंडल करते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि ओम यादव एक संघ का एजेंट है। यह यादव जाति को बदनाम करने के लिए ऐसा सारा काम कर रहा है, इसलिए ताकि लोगों के अंदर एक, जो ओबीसी की दूसरी जातियां हैं, एससी की दूसरी जातियां हैं, सवर्ण तो ऑलरेडी यादवों को जातिवाद का आरोप लगाता है क्योंकि ये सवर्ण है या तो सवर्णों का एजेंट है, इसीलिए बार बार ये बात कहता है। सूर्य कुमार यादव को तो 10 साल पहले विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि एंट्री हो जानी चाहिए थी, इतना अच्छा खिलाड़ी है वो, लेकिन नहीं आया क्योंकि भारत का बीसीसीआई जो भी है वो भी एक जातिवादी है। लेकिन किसी प्रकार से खेलने का मौका मिला है तो हमको उसकी गुणवत्ता का सम्मान करना चाहिए। आज भीमटा अंबेडकर को गाली देता हो ओम यादव, कभी जिस प्रकार से अपनी जाति को गर्व करते हो, दूसरी की जाति का भी गर्व करो, दूसरों का भी सम्मान करो। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि किसी भी व्यक्ति
हर समाज में जो व्यक्ति है उसकी अच्छी गुणवत्ता है, उसका अच्छा व्यवहार है, अच्छा नेचर है, तो कम से कम हमको उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। व्यक्ति के क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐसी वैचारिक बातों से बचने की जरूरत है। और दूसरी बात यह बताऊंगा कि जो आर्य आर्य की बात करते हैं, भारत की कक्षा 6वीं किताब में भारत सरकार की जो उत्तर प्रदेश की नागरिक समाज की एक किताब है, वहां पर यह बताया जाता है कि आर्य विदेशी हैं। भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यह बात प्रकाशित हो चुकी है कि भारत की जो हायर कास्ट है, डीएनए के अकॉर्डिंग वह विदेशी है। यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि कौन विदेशी है, लेकिन हायर कास्ट जो अपना आप समझता है वह विदेशी है। और सीधा सीधा इतिहास में पढ़ाया गया है आर्य विदेशी है। तो आप सूर्य कुमार यादव को या इस भारत के समस्त यादववंशियों को बार बार आर्य कहने का मतलब है कि यादवों को उसी कम्युनिटी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। रामानंद सागर की बनाई हुई महाभारत जो कृष्णा है, उसमें दिखाया गया है कि यार वो कृष्ण नाम का जो पात्र है अपने आप को आर्य कहता है। इससे यह साबित कराने की कोशिश की जा रही है जिस प्रकार श्री कृष्ण वैदिक कृष्ण है, उस कृष्ण का युद्ध आर्य इंद्र से होता है, आर्य इंद्र से होता है। तो कृष्ण इंद्र का विरोधी थे, आर्यों के विरोधी थे। लेकिन आज वही कृष्ण को बार बार यह प्रचलित कराया जाता है कि कृष्ण आर्य थे। इसका मतलब है कि जो कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, वह भी अपने आप को आर्य मानने लगे और उसी कम्युनिटी में, उसी समूह में शामिल हो जाएं। जिस प्रकार से भारत की ओबीसी एससी एसटी की जातियां हिंदू नहीं हैं और उनको हिंदू नहीं कहा जाता था। 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना होती है, दयानंद सरस्वती खुद कहते हैं हम लोग आर्य हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं। आज उसी हिंदू शब्द की राजनीति की जा रही है इस देश में और ओबीसी एससी एसटी को कहा जाता है कि तुम लोग हिंदू हो। वह राजनीति में हिंदू कहा जाता है, लेकिन जब उसी हिंदू के साथ कोई दूसरा हिंदू आपत्ति करता है तो उसको जात में बांट दिया जाता है। आखिर जो मेघवाल है राजस्थान में, मूछ रखने की वजह से मार दिया जाता, तो मेघवाल के हिंदू हुए थे, एक दूसरा हिंदू क्यों मार दिया? और जो हिंदू मारा है उस जाति के लोगों ने उसका विरोध नहीं किया कि अरे यार तुमने दूसरे हिंदू को क्यों मार दिया। उसी राजस्थान में एक दूसरी घटना घटती है कि एक 10 से 12 साल का लड़का है जो कोई छुआछूत जातिवाद नहीं जानता है, उस लड़के को मार दिया जाता है। उसके लिए कभी कोई आवाज नहीं आती है। जिस प्रकार से किसी बाबा का जा करके इंटरव्यू लिया जाता है, जातियां, बहुत से लोग बोलते हैं जातियां स्थायी रहने चाहिए। एक चीज समझ लीजिए, वर्ण और वर्ग में अंतर है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है वह वर्ण के अनुसार है और वर्ण में फ्लूइडिटी नहीं है, यानी तरलता नहीं है, बदलाव नहीं है। जो व्यक्ति नीच है, जात से नीच है, वह कितना भी अपने आप को आर्थिक रूप से डेवलप कर ले, वह कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। लेकिन दुनिया में अमीर गरीब हैं। जो आज गरीब है वह कल अमीर हो सकता है, जो आज अमीर है वह कल गरीब हो सकता है। यानी उसकी जो सामाजिक स्तर है, उसकी सोशल एक्टिविटी है, वो फ्लूइडिटी है, उसमें मोबिलाइज कर रहा है, आज परिवर्तनशील है। आज चेंज हो, आज गरीब है कल अमीर हो जाएगा। तो अगर उसको आज समाज में सम्मान गरीब होने की वजह से नहीं मिल रहा है, लेकिन जब कल अमीर हो जाएगा तो उसको सम्मान मिलेगा। लेकिन भारत की जो व्यवस्था है, आज आप गरीब नहीं, आप नीच जाति हैं। यहां पर प्राथमिकता है समाज की नीच। आप नीच हैं, जीवन भर नीच रहेंगे। यहां पर ज्ञान दीजिए कि जातियां क्यों होनी चाहिए। जातियां हम एक बात यह भी कहते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है, तो आप मुझे बताइए। विद्वान लोग जब बोलते हैं, मेरे वीडियो में गाली देते हैं, मनुवादी लोग, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए लोग, अब ब्रह्मा को माँ कहेंगे, बाप कहेंगे, मुझे नहीं मालूम है। वो लोग ज्यादातर, क्योंकि ओम यादव नाम का जो षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, मनवादियों की भाषा बोलता है, मनवादियों को अच्छा लगता है। और यादव समाज अपने आप को इतना मूर्खता में डूब चुका है, उसके दिमाग एकदम पैदल हो चुका है, उसको खुद का इतिहास नहीं समझ में आता है कि
अगर वैदिक व्यवस्था में देखें कि हमारा कृष्ण इंद्र से लड़ता है और इंद्र आर्य है, सुर सुरासुर युद्ध होता है प्राचीन सभ्यता में, तो कृष्ण जो है, कृष्ण आर्य से युद्ध करता है, इंद्र आर्य है, इंद्र भगवान है, जिस भगवान को बोलते हैं, इंद्र से युद्ध होता है, वास्तविकता है। लेकिन महाभारत में दूसरा कृष्ण आ गया और वो कृष्ण अपने आप को आर्य बोलने लगा। यह एक भारत की साहित्यिक छेड़छाड़ है कि किस प्रकार से एक पात्र पहले मूल निवासी है जो आर्य से लड़ता है, फिर वो कृष्ण खुद अपने आप को बोलता है मैं आर्य हूं। यह बात कब समझेंगे हमारे देश के लोग? क्यों? क्योंकि समाज की जो सनातन वैदिक व्यवस्था है और उस वैदिक व्यवस्था में जो समाज का निर्माण होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय, वहां पर क्षत्रिय यादव नहीं है। यह बात कान खोलकर बैठा लीजिए। यादव जो अपने आप को क्षत्रिय कहता है वह पौराणिक आधार पर कहता, पुराणों में कहा गया है और वेद और पुराणों में अंतर है। यह सबसे पहले समझने की जरूरत है, दिमाग का गोबर हटाने की जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी बात, अगर भगवान ने इस सृष्टि का बनाया, मान लिया ब्रह्मा ने बनाया, तो ब्रह्मा ने ऐसा क्या खेल खेला कि भारत में जातियां बना दी? सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, सारे भगवान भारत में ही जन्म लिया, ऊंची जातियों में ही जन्म लिया और भारत के जो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण जाति के आधार पर कर दिया और विदेश की जो व्यवस्था है जाति के आधार पर नहीं, वह नस्लवाद पैदा किया, अमीर गरीब पैदा किया। आखिर ये क्या रहस्य है? अरे इसका इंटरव्यू दो, इसमें अपना ज्ञान दो। मैं हकलाक नहीं बोलता हूं। जो लोग बोलते हैं कि अरे क्या हकला के बोलते हो, मैं सोच समझ कर सही बात बोलता हूं जो मेरी समझ में है। मैं जो बोलता हूं वो बिल्कुल कन्फर्म बोलता हूं। ओम यादव जैसे भाषा शैली नहीं बोलता कि आज सूर्यकांत को हमारा आदमी है हम सम्मान देंगे, दूसरे का आदमी है गाली देंगे। अरे अम्बेडकर को नहीं इज्जत दे सकते हो, भीमटा बोलोगे हैं, भीमटा बोलोगे। और सूर्य कुमार यादव को यादव छत्री आर्य बोलोगे। बार इतना प्रचार करते रहो कि जिस प्रकार से आज ओबीसी SC ST अल्पसंख्यक समाज के साथ बनकर के हिंदू बन रहा है और हिंदू बन करके उनकी संख्या को बढ़ा करके राजनीति में उस संख्या में कम है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन सत्ता में वो लोग विराजमान हैं। इसी की वजह से ब्राह्मण विराजमान है कि कल अगर यह बात हो जाए कि आर्य विदेशी हैं, आर्यों का और दूसरी ओबीसी की जातियों में अगर कोई प्रतिद्वंदता क्रांति हो जाए तो यादव भी मार खाने के लिए और मारने के लिए उन मनुवादियों के साथ खड़ा हो जाए और यह बोले कि मैं आर्य हूं, तो या आधा यादव आर्य बोलेगा मैं आर्य हूं, आधा बोलेगा नहीं तो यादव लड़ जाएगा। अरे यादवों को अपना इतिहास समझने की जरूरत नहीं है कि आखिर यादव आर्य कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो वैदिक व्यवस्था में तो यादवों का वर्णन ही नहीं है कि ये क्षत्रिय है। अगर यादव अपने आप को क्षत्रिय बोलता है तो चंद्रवंशी क्षत्रिय बोलता है। और दूसरी बात ये बताई जाती है, समझने की जरूरत है, एक गीता में ये कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। आप ये बताइए, जब जब धर्म की हानि होगी तो भगवान का जन्म भारत में ही क्यों होगा? वो भी ये जो धर्म की हानि होती है वो सिर्फ भारत में होती है और भगवान का जन्म सिर्फ भारत में होगा। यदि अमेरिका में कोई धर्म की हानि होगी तो वहां पर कौन जन्म लेगा? वहां पर भी जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए ना। अगर संस्कृत देव भाषा है तो भारत में ही वो संस्कृत भाषा क्यों बोली जाती है? दुनिया के दूसरे देशों में भाषा क्यों नहीं बोली जाती? और संस्कृत वहीं पर एशिया में ही बोली जाती है जहां तक ये आर्यों का विस्तार या आर्यों की सभ्यता गई हजारों साल पहले, वहीं पर बोला जाता है। लेकिन बाकी दुनिया में क्यों नहीं बोली जाती? भाई साहब, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषा है वहां पर भी तो देव भाषा का वर्णन होना चाहिए कि नहीं भैया, ये देव भाषा है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र परिषद है, इसकी जो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है, चाइनीज को भी जोड़ लिया गया, अरबी भाषा को भी जोड़ दिया। भैया संस्कृत को भी होना चाहिए। संस्कृत तो सबकी देव भाषा है, वहां पर अपना ज्ञान दिखाओ। लेकिन वहां पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि वहां तक तुम्हारी बात वहां कोई मानेगा ना। दुनिया विज्ञान में काम करती है, तुम लोग गोबर में गैस और गैस में गोबर निकालते हो। मेरे प्रिय सम्मानित साथियों,
मुझको अपनी इन बातों से किसी को आहत पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर इस जाति प्रधान देश में रहते हो तो हर समय अपनी जाति का महिमा मंडल करते हो, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी दूसरे की जाति का भी महिमा मंडल कर लिया करें, पहली बात। और दूसरी बात है कि अपना ही भले ही अपने समाज का व्यक्ति, हमको उसका दिन रात जाति महिमा मंडल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा या हमारी जाति के द्वारा उस व्यक्ति का जाति महिमा मंडल करने से हम उसके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके जो दायरा है वो राष्ट्र का खिलाड़ी है, राष्ट्र का व्यक्ति है, हम उसके दायरा को एक सीमित करके उसको सिर्फ जात में लाना चाहते हैं, और यही संघ चाहता है और वही संघ का एजेंट कर रहा है। तो मेरे सम्मानित साथियों, ऐसा ना करें, ऐसी आशा मैं विश्वास रखता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।